नमस्कार देशवासियों। आज मैं जगन्नाथ कुशवाहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक एकता पार्टी, आज मैं ऐसे महान व्यक्तित्व जिसको बहुजन नायक कहा जाता है, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने वाले और गांव-गांव तक चल करके देश के सभी प्रांतों में घूम करके और सभाएं करके, गोष्ठियां करके, चौपाल लगा करके बाबा साहब और सामाजिक क्रांति के जो बुज़ुर्ग हैं, महात्मा फूले, सावित्रीबाई फूले, साहू महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर, इन तमाम लोगों के बारे में वो जब भी खड़े होते थे तो कोई संदर्भों में ही बाबा साहब के उन विचारों को और अपने सामाजिक क्रांति के बुजुर्गों के विचारों को वो कोड करके अपनी बात रखते थे और जनता को समझाते थे। बाबा साहब की सोच की व्याख्या करते थे और संविधान को सामने रख करके उसकी समीक्षा करते थे और देश को उनके हक और अधिकार के प्रति जागरूक करने का प्रयास करते थे। उस महान बहुजन नायक का नाम है मान्यवर कांशीराम। आज उनके जयंती के अवसर पर मैं अपना उनको नमन करता हूँ। देशवासियों, मैं मान्यवर के साथ DS4 बनने के बाद 1981 में मैं उनसे जुड़ा और जुड़ करके हम लोग उनसे जो चीज़ें हम लोगों को मिलती थी, प्राप्त होती थी, उस ज़माने में जब हम दिल्ली जाया करते थे तो उत्तर प्रदेश से 2-4 लोग हुआ करते थे। जो संदेश उनका मिलता था, उन संदेशों को लेकर के DS4 को हम लोग गांव-गांव में चलते थे, लोगों को समझाते थे और बताते थे कि मान्यवर की क्या सोच है, वो बाबा साहब के मिशन को कैसे इस देश में लागू कराना चाहते हैं। यह बात हम लोग चौपालों में जाके समझाते थे और जिस तरह से मान्यवर कांशीराम जी देश के लोगों को समझा रहे थे, इनके समझाने के तौर तरीके में और जगदेव बाबू के तौर तरीकों में थोड़ा अंतर था। जगदेव बाबू सभाओं के माध्यम से और कैडर कैंपों के माध्यम से अपने पहले वॉलंटियर को कैडर देते थे, कैडर को फिर जाते थे, कहते थे जाओ कार्यक्रम लगाओ, हम वहाँ आते हैं। जगदेव बाबू ने भी एक नारा दिया था देश में, वो पहला नारा है कि 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो हम तो उन्हीं की पाठशाला से निकले थे, लेकिन 5 सितंबर 1974 को जब उनकी हत्या हो गई तो उत्तर प्रदेश में शोषित दल अब शोषित समाज दल के रूप में चल पड़ा था और 74 में एक विधायक माननीय रामस्वरूप वर्मा कानपुर से चुने गए थे और बनारस की 3 विधानसभाएं केवल 500 वोटों से हारी, जिसमें एक पर तो उन्होंने जनरल पर लड़ाया था OBC को और 2 जनरल पर उन्होंने शेड्यूल कास्ट को लड़ाया था और तीनों सीटें बनारस की मात्र 500 के अंतर में हारी। ये 1974। उसके बाद वो बिहार की धरती पर आंदोलन के लिए जाते हैं। 5 सितंबर 1974 को उनकी हत्या कर दी जाती है। हत्या के बाद आंदोलन ठप हो जाता है, रुक जाता है। जो साथी कारवां से जुड़े थे वो उनके अंदर वो मादा नहीं थी कि वो शोषित समाज दल को आगे ले जा सके। ऐसी सूरत हाल में चूँकि मैं भी उनका कैडर था, शहीद जगदेव प्रसाद जी का, और हम तो एक 22-23 साल की उम्र में उनसे जुड़ गए थे
उम्र भी कम थी, अभी हम उनसे सीख ही पढ़ रहे थे। लेकिन जो कुछ भी हम जान पाए थे पूरे पढ़ाई के दरमियान, हम बाबा साहब को नहीं जानते थे। वो सारनाथ में जब कैडर कैंप किए तब हम सामाजिक क्रांति के बुजुर्गों को जान पाए और उनकी धारा में हम जुड़ गए। लेकिन 5 सितंबर 74 को जब हत्या हो गई, आंदोलन ठप हो गया, तो 1981 में हम मान्यवर कांशीराम के साथ DS4 में चल दिए। DS4 का भी नारा वही था, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति मान्यवर कांशीराम ने बनाया था, और उसमें भी यही था कि यह चेतना हमें जागृत करनी है कि वोट हमारा है तो राज भी हमारा होना चाहिए। और जब हमसे मान्यवर ने पूछा तो मैं सारा दस्तावेज शोषित समाज दल का मान्यवर को सौंपा। मान्यवर ने हमसे कहा कि ये सोच तो बहुत अच्छी थी, आखिर ये आंदोलन आगे क्यों नहीं बढ़ा, कैसे उनके काम करने के रास्ते क्या थे, तरीके क्या थे। मैंने उन तरीकों को बताया तो उन्होंने कहा यह तरीका तो ओल्ड कल्चर है, इस ओल्ड कल्चर से हम परिवर्तन नहीं ला सकते, आओ चलो मिल कर के हम लोग नया एक कल्चर डेवलप करें और उस कल्चर के माध्यम से हम लोग फिर से समाज को एजुकेट करें। तो हम लोग DS4 के माध्यम से चलते थे। यह प्रतिबंध था कि DS4 का आदमी कोई भी विज्ञापन अखबार में नहीं डालेगा। ये पहला वो था। कोई सस्ती लोकप्रियता के आधार पर कोई जाता है तो उसे निकालना नहीं, बस उसको काम देना बंद कर देना। मान्यवर कांशीराम ने अपने जीवन काल में किसी भी व्यक्ति को निकाला नहीं है। बस अगर वो धारा से अलग हुआ तो उनको उसको काम देना बंद कर दिए, उसकी तरफ ताकना देखना बंद कर दिए, और जो लोग काम करने वाले थे उनको प्रमोट करने लग जाते थे। ये मान्यवर की ये एक बहुत विलक्षण शैली थी। क्योंकि मैं उनके साथ हर आंदोलन में था और मैं उस पार्टी में भी, जब 1984 में पार्टी बनी तो DS4 एक तरह से, फिर उसी DS4 को कन्वर्ट किया गया DSP के रूप में। लेकिन हम जो शोषित समाज दल में थे तो एक बड़े पद पर थे, प्रदेश के सारे कैडरों को लेकर के हम DS4 बन गए थे और सारे लोग उस विचारधारा के साथ चलने लग गए थे और बहुत तेज़ी से हम लोगों की बात आगे बढ़ने लग गई। मान्यवर अनेकों बार हमारे, चूँकि हमें पूर्वांचल का इंचार्ज थे हम, आज वो पूर्वांचल में 2 मंडल हो गया है और कुछ ज़िले आजमगढ़ मंडल से जुड़ गए हैं। लेकिन कुल आज के डेट में अगर देखा जाए जिलों के हिसाब से तो 11 ज़िले, और उस ज़माने के एकमात्र मंडल था जिसको बनारस मंडल कहा जाता था। मैं उसका इंचार्ज था, मैं उसका प्रभारी था। मान्यवर की तरफ से जो समाज का काम था उसे हम देख रहे थे। और 84 में पार्टी बनने के बाद भी वो दायित्व हमारे ऊपर पुनः आया पार्टी का, और उस दायित्व को मैं जैसे तैसे करके हम इसको 2002 तक, 16 जनवरी 2002 तक हम चलते रहे। और बाद में 16 जनवरी के सवेरे माननीय बहन मायावती जी टिकट बांट रही थीं, उसमें कुछ उनसे हमारी बात हुई कि हर टिकट को वो पैसे से नाप रही थी। तो मैंने कहा कार्यकर्ता कहाँ जाएगा जो इस पार्टी के लिए मर्जर रहा है। अरे कोई पैमाना बनाइए कि 60% धन्ना सेठ को देना है, 40% कार्यकर्ता को देना है। लेकिन 100% केवल धन्ना सेठ को देना है तो कार्यकर्ता जो बूथों पर लात खाता है, मार खाता है, अपने पार्टी के लिए वोट बटोरता है, उसका मनोबल कैसे बढ़ेगा। बहरहाल मैं तो उसे छोड़ दिया। लेकिन मैं आज मान्यवर के इस जयंती के अवसर पर मैं एक संस्मरण ज़रूर आपको देना चाहूँगा कि गोपीगंज के अंदर एक सभा थी और उस सभा में एक कार्यक्रम जिसको मान्यवर कांशीराम जी को संबोधित करना था, आए, संबोधित किए, और एक आदमी कुछ कर्मचारियों के सहयोग से मंच पर आया और जबरी की कुर्सी खींच करके बैठ गया और एकाएक वो मंच से अपने आप नीचे गिर गया, किसी ने गिराया नहीं। लेकिन इस पर इतना हो हल्ला पैंता किया लोगों ने
कि मान्यवर का कार्यक्रम इलाहाबाद में था, वो इलाहाबाद का कार्यक्रम छोड़ करके बनारस के सरकारी गेस्ट हाउस में बैठ करके वो दोनों पक्षों को बैठा करके लोगों का बात सुन करके जजमेंट दे रहे थे। ये नहीं कि उसने कह दिया कि कुशवाहा जी ने इसको मंच से गिरा दिया। तो वहाँ के लोगों के जो स्थानीय लोग थे उनका भी वार्ता सुना, उनका भी पक्ष सुना, और जो कर्मचारी थे उनका भी पक्ष सुना। दोनों का पक्ष सुन करके कर्मचारियों को डांट लगाई कि इस तरह से तुम लोग गलत सूचना दे करके कार्यकर्ताओं का और मनोबल गिराते हो। तो मान्यवर का यह स्वभाव था कि मान्यवर किसी की बात सुन करके कोई फैसला कभी नहीं करते थे। लेकिन माननीय बहन मायावती जी कान की कच्ची थी। अगर कोई उनका तकमाधारी आदमी कोई कान में बात कह दे तो उसको सुन लेती थी, वो परीक्षण नहीं करती थी। अपने हार्डकोर के कार्यकर्ताओं का भी परीक्षण नहीं करती थी और सीधे एक कलम उठाया, कागज उठाया, चलो पार्टी से निकाल दिया। लेकिन मान्यवर कांशीराम दोनों पक्ष को सुन करके जजमेंट देते थे। लेकिन बहन मायावती जी, हाँ हमारा कदावर मंत्री बोल रहा है, हाँ हमारा ये बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है। अरे आप देखो, जब मैं जाता था लखनऊ तो कहती थी तुम्हारे बारे में बहुत शिकायत आती है। हमने कहा शिकायत देने वालों की एक मीटिंग बुला लो बहन जी, पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमको तो काम दिया है, हम काम कर रहे हैं, और जिन बेचारों को काम नहीं करना है वो शिकायत भी आपको नहीं करेंगे। एक बार इनकी मीटिंग बुला लीजिए। तो हंसने लग गए। फिर उसको मैंने कहा इसको जला दो हमारे सामने। तो ये है आदरणीय बहन मायावती जी के काम करने का तौर तरीका, जिससे आज पार्टी की कहाँ कौन सा स्तर पर हम लोग आ गए हैं। और इन्होंने पहचाना नहीं, ऐसे ऐसे लोगों को एमएलसी बनाया जिनका मैं इस सोशल मीडिया पर बात कहना नहीं चाहूँगा, बाद में उनको निकालना भी पड़ा। ऐसे लोग जो पार्टी को दुकान बना करके चल रहे थे, जिन्होंने एक पैसा भी पार्टी को कोई सहयोग नहीं किया, वो इस पार्टी के एमएलसी हो जाते थे। जो पार्टी को दुकान के पर रूप में काम करते थे वैसे लोग एमएलसी बन गए। और काम करने वालों को उनकी रोज परीक्षा ही ली जाती थी। काम करने वाले को काम से फुर्सत नहीं, लेकिन जो शिकायत करने वाले थे वो ऐसे ऐसे कदम से शिकायत करते थे कि मान्या जी को अब जात बिरादरी होने के नाते पटा लेते थे, मना लेते थे, और ओबीसी के कार्यकर्ताओं को पार्टी से निकाल दिया जाता था। आदरणीय बहन मायावती जी ने काश अगर अपने ऐसे कार्यकर्ताओं को समझी होती, पहचानती होती, तो आज ये जो बसपा की हालात है वो नहीं होती। लेकिन आज भी बहुत से लोग बहुत तरफ चले गए। जो लोग शिकायत करने वाले थे, ऐसे लोग आज भाजपा की रेवड़ी खा रहे हैं, 4-4 बार से विधायक बन रहे हैं। जिन्होंने कसम खाया था कि हम नीले झंडे में ही जाके मरेंगे, वो भाजपा की रोटी खा रहे हैं। लेकिन आज भी ऐसे सिपाही लोग हैं मान्यवर कांशीराम जी के हमारे जैसे, जो किसी दल पार्टी में नहीं जा करके सामाजिक परिवर्तन की उस धारा को अपने अपने तरीके से समाज में बढ़ा रहे हैं, चला रहे हैं। लेकिन मान्यवर कांशीराम आज हमको याद इसलिए आ रहे हैं कि नेता हो तो ऐसा हो जो किसी को सुनकर के सीधे परीक्षण न करे। एक बार का वाकया है कि मान्यवर कांशीराम ने टिकट पर दस्तखत करके और बाम सेब के एक आदमी को थमा दिया, ले जाओ, और हमको रोक लिया। और जब हम यहाँ आए तो टिकट उसने क्या किया, नाम दूसरे का लिख करके पैसा ले करके बदल दिया। चुनाव हो गया। इसके बाद जब दिल्ली में समीक्षा के लिए एमपी हाउस में बैठा गया तो हमने मान्यवर के सामने कहा कि मान्यवर, जब आपका ही फैसला बदल दिया जा रहा है, आपके सामने जो लिस्ट है उस पर जो दस्तखत हमारा है कि ये इन लोगों को टिकट हम लोग फाइनल करेंगे, आपने ब्लैंक साइन करके तो दे दिया। इस आदमी ने जो बाम सेब का बनता है और दलित बिरादरी के हैं, इन्होंने टिकट पैसा लेकर के बदल दिया। माँ बहन तक की गाली दिया वहाँ मान्यवर कांशीराम ने, और कहा सुधर जाओ तुम लोग, क्यों ऐसा किया। माफ़ी मांगते थे, क्षमा याचना करते थे,
मान्यवर तब जा करके माफ़ी कहे, हमसे मत मांगो, हमारे इस कैडर से मांगो, जिस जो आदमी ने हमको ये बात आगे बताई है, इस सच्चाई को जिसने बताया उससे माफ़ी मांगो। ये है मान्यवर कांसीराम का फैसला करने का तरीका। लेकिन आदरणीय बहन मायावती जी कुछ नहीं, कान में कोई उनका मंत्री जा करके और कोई जा करके शेड्यूल कास्ट का बड़ा आदमी जाकर शिकायत कर दे, बस उसका कबाड़ा हो जाता था। ऐसे ही हुआ हमारे साथ। 16 जनवरी 2002 को, 15 जनवरी को माननीय का जन्मदिन था और 16 जनवरी को टिकट बांट रही थी। कुछ बातचीत हुआ तो हमने कहा, लीजिए बहन जी, मैं तो अब चला, अब अपना फैसला जो करना हो करिए, टिकट तो आज आपके हाथ में है, मान्यवर के पास तो नहीं है, नहीं तो हम उनसे कुछ बात करते। आपको है, आप जो जैसे मर्जी हो करिए। फिर मैं वहाँ से चला, आज तक फिर मैं आदरणीय से मिलने नहीं गया। लेकिन आज मान्यवर के इस अवसर पर जो माननीय का वक्तव्य आया है आदरणीय बहन मायावती जी का, मुझे सुनकर अच्छा लगा। इस गिरे हालत में हम 1981 से और 1990 तक में जितना वोट परफॉर्मेंस हम लोग जुटा पाए थे, आज भी बहुजन समाज पार्टी के पास उतना वोट है। आज भी बहुजन समाज पार्टी 2027 में सत्ता में आ सकती है, लेकिन थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा, राग बदलना पड़ेगा। आज राग जो बदला है आदरणीय बहन मायावती जी का, वो सुनकर मुझे अच्छा लगा है। आज वो जाति जनगणना को स्वीकारी हैं। दूसरी बात, आज उन्होंने कांग्रेस की तरफ नहीं, भारतीय जनता पार्टी के तरफ रुख करके और तमाम तरह की बात कही है। तो ऐसा लगने लगा है कि आज बदले रूप में जो कांग्रेस के राहुल गांधी जो 90% की बात कर रहे हैं, दलित पिछड़े अल्पसंख्यक को मेन स्ट्रीम में लाने की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, आदरणीय बहन मायावती जी ने भी आज जाति जनगणना की बात को स्वीकारा है। इसलिए माननीय बहन मायावती जी को भी आज मैं धन्यवाद दूंगा। और इसी दिन का मैं इंतज़ार कर रहा था। और सरकार तो चला रही है भाजपा, जब भाजपा सरकार चला रही है तो कांग्रेस कैसे दोषी हो जाएगी? जो सत्ता में है उसको निशाने पर लेना चाहिए। आज बहन मायावती जी ने इतने अंतराल के बाद जाकर के सीधे भाजपा को निशाने पर लिया है। मान्यवर के इस पुण्यतिथि पर माननीय बहन मायावती जी को लाख लाख बधाई देता हूँ। अगर ये कदम ताल इस तरह से चलता रहा तो उत्तर प्रदेश की 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन सकती है। ऐसा कोई नहीं है कि नहीं बन सकता। और गठबंधन करना पड़ेगा। तनहा चुनाव, जब केंद्रीय पार्टियां, सत्ता में बैठी पार्टियां, बड़ी पार्टियां जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जब वो गठबंधन करके चुनाव लड़ती हैं तो बहुजन समाज पार्टी एकला चलो कैसे चलेगी? उसको भी अब गठबंधन करना पड़ेगा। और बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके तमाम लोग जाकर के रेवड़ियाँ खा रहे हैं, चाहे सपा की रेवड़ी खाएं, चाहे भाजपा की रेवड़ी खाएं, तमाम जगह पर गए। लेकिन आज भी मैं 78 साल का जवान बोल रहा हूँ और अभी हमारी ऊर्जा में बहुत कुछ दम है। अभी मुझे कोई फिक्र नहीं है। अवस्था जरूर है लेकिन चिंतन वही है, धारा वही है, मान्यवर की सोच वही है। मान्यवर की सोच को लेकर के, बाबा साहब के मिशन को लेकर के सच्चे रूप में अगर कोई भी चलेगा तो 2027 में पुनः शासन पर स्थापित हो सकता है। और कांग्रेस को कोई गुरेज नहीं है। कांग्रेस देश की पार्टी है। बहन मायावती जी को या बहुजन समाज पार्टी को मुख्यमंत्री बनाने में कांग्रेस को भी कोई गुरेज नहीं है। तो अगर ऐसे लोगों को गुरेज नहीं है तो बहन मायावती जी को गठबंधन में लेकर के चुनाव लड़ने में एतराज़ क्या है? गठबंधन करके चुनाव लड़ें, हम लोग उसका वेलकम करेंगे। और 2027 में जो भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को हराते हुए नजर आएगी, हम
बाबा साहब के मिशन वाले, मान्यवर कांसी राम के पढ़ाए हुए, उनके क्लास में पढ़े हुए लोग आज भी अपने उस कर्मा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग चल पड़ेंगे। इन्हीं बातों के साथ पुनः अपने बहुजन नायक मान्यवर कांसी राम जी को नमन करते हैं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।